हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम इसके पहले के वीडियो में हम जो पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कैसे कैसे वहाँ पे अवशेष मिले थे, तो इसके बारे में हम लोग देखे थे। यहाँ पे देखिए लास्ट में था, ये चैप्टर समाप्त हुआ था धौलावीरा, जो हमें मिला था क्या 10 चिन्हों वाला सबसे बड़ा शिलालेख नेम प्लेट हमें सिंधु सभ्यता से मिली थी। ठीक, तो इस तरह से हम सिंधु सभ्यता के बाद आज का हमारा टॉपिक है क्या, मौर्य स्थापत्य कला। क्या टॉपिक है? मौर्य स्थापत्य कला। तो मौर्य स्थापत्य कला के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से समझिएगा। ठीक, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद ठीक वैदिक आर्यों का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? वैदिक आर्यों। जैसे सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, समाप्त हुआ, वैसे ही इसका आर्यों का आगमन शुरू हो गया भारत में। ठीक, क्योंकि वैदिक आर्य संस्कृत ग्रामीण थी। कैसी थी? संस्कृत ग्रामीण थी। इसीलिए इस काल में घरों के निर्माण सामग्री के रूप में घास, भूस, छाजन, बांस और क्या सरकंडों आदि का उपयोग किया गया। इस कारण इस काल में हम बड़े एक अस्थायी भवनों के निर्माण का भाव देखने को मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता और सभ्यता में अभी आपको अंतर दिखना शुरू हो गया। उसमें महल बनाए जाते थे, बड़े बड़े घर, राज दरबार, ये सब चीज़ें बनाई जाती थी। लेकिन इस समय जो क्या है, मड़ई के जो है क्या इस तरह से छाप के तरह से घर बना के इसको इसी में रहते थे लोग। ठीक, आगे देखते हैं। इस कारण हमें यहाँ बड़े अस्थायी भवनों का निर्माण का भाव देखने को मिलता है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के अंत में मौर्यों का आगमन होगा। कब? 4वीं शताब्दी के अंत में किसका आगमन होगा? मौर्यों का आगमन होता है, जिन्हें न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि कला के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कार्य किए। राजनीतिक भी और कला के दोनों दृष्टि से इन्होंने काम किया था। तो देखिए ग्राफ के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। तो मौर्य कला के दो ग्राफ जो है पार्ट दो प्रकार के भागों में बांटा गया। पहला है राजकीय कला, दूसरा है लोक कला। मौर्य शासकों द्वारा राजनीतिक और धार्मिक कारणों से निर्मित स्थापत्य। ठीक, दूसरा चीज व्यक्तिगत प्रयासों से किए गए कलात्मक कार्य। अब इसमें जो एग्जाम्पल है चंद्रगुप्त का राजप्रसाद और पाटलिपुत्र का नगर, और इसमें है कि मिट्टी के बर्तन और क्या मूर्ति कला, मतलब मेधान मतलब मिट्टी के बर्तन और मूर्ति कला। ठीक, और इसमें देखिए स्तंभ भी आएगा, स्तूप भी आएगा, गुहार जो है कि गुहा विहार। चंद्रगुप्त राजप्रसाद का निर्माण करते हैं, पाटलिपुत्र नगर का स्थापना होता है, स्तंभ का निर्माण होता है, स्तूप का निर्माण होता है, और क्या है गुहागिरी का निर्माण होता है। इस तरह से राज की जो कला है होती है। ठीक, आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त का राजप्रसाद वर्तमान पटना के बुलंदी बाग और कुम्भरहार नामक स्थान से आरंभिक मौर्य राज की कला का प्रतीक चंद्रगुप्त राजप्रसाद से प्राप्त होता है। इसकी खोज यल ए ब्रॉडेल, कौन? यल ए ब्रॉडेल, नोट कर लीजिएगा। यल ए ब्रॉडेल 1895 ईस्वी में की थी, जबकि इसका उत्खनन डीपी स्नूपर महोदय ने किया था। डीपी स्नूपर महोदय ने किया था। ठीक, आगे तरफ देखते हैं। ने करवाया, और एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और थोड़ा और समझ में आएगा चीज़ें। तो ने करवाया, एरियन ने राजप्रसाद की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसकी तुलना सूसा और एक बतना के पर्शियन महल भी नहीं कर सकते। इतना अच्छे से लोग बनाते थे कि इसकी तुलना ये लोग भी नहीं कर सकते थे। वहीं 4वीं शताब्दी ईस्वी में आए चीनी यात्री फायान ने इसे देवताओं द्वारा निर्मित क्या बताया, और ये विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के महल में भव्यता के क्या तरह संकेत करते हैं। इस महल के निर्माण की मुख्य सामग्री क्या है? लकड़ी थी। इस महल की मुख्य सामग्री लकड़ी थी, और क्या सिंधु घाट सभ्यता की क्या थी? ईंट थी, पकी हुई ईंट और कच्ची हुई ईंट थी। ठीक, आगे देखते हैं। इसके अलावा बलुआ पत्थर और ईंटों का प्रयोग भी किया गया था। किसका? बलुआ पत्थर और ईंटों का भी प्रयोग किया गया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। किसकी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र सोन और गंगा नदी के संगम में बसा हुआ। कहाँ पे? सोन और गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है, जो बिहार में पड़ता है। ठीक है, पाटलिपुत्र, उसी की बात हो रही है यहाँ पे।
मेगस्थनीज पाटलिपुत्र नगर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस नगर की लंबाई 80 स्टेडियम और चौड़ाई 15 स्टेडियम थी। इसके चारों ओर 600 फीट चौड़ी खाई थी और नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार बनी हुई थी। इसके बीचों बीच में क्या है, तीन छोड़ने के लिए, इसको तीर जो छोड़ने के लिए, इस तरह से तीर होता है, इसको छोड़ने के लिए क्या है, सुराख छिद्र बनाए गए थे। पहले किससे युद्ध होती थी? इससे पहले युद्ध होती थी किससे? तीर से। इस तरह से तीरों से क्या होती थी, इस तरह से युद्ध होती थी। तो इसका क्या, इस तरह से लोग बनवा देते थे, इस तरह से ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे बनवा देते थे। और इसको क्या करते थे, तीर को इस तरह छेदने के लिए मतलब बनाए रखते। एक सेकंड बता रहे हैं आपको कैसे, देखिए। वो लोग बनाते थे इस तरह से, ठीक, ऐसे बना देते थे, ठीक, रूम में। और इसमें क्या है, तीर को मतलब किसी तरह से जब तीर को चलाना रहे तो अंदर से हम क्या करें, चला सके, ऐसे मॉडल बनाए थे, छिद्र बनाए गए थे। अब आगे देखते हैं। इसमें 64 द्वार और 570 बुर्ज है। इसी क्या है, इसी नगर में चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य राजप्रासाद स्थित था। और पटना के समीप उत्खनन से काष्ठ निर्मित दीवार के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं तथा बुलंदी बाग के उत्खनन के से प्रचार का एक क्या अंश हमें मिला, किसका, प्राचीर का एक अंश मिला, प्राचीन तत्व का, मौर्य काल से, ठीक। अब आगे तरफ बढ़ते हैं, स्तंभ से शुरू करते हैं। जब वहाँ पे जो शुरू होता, क्या क्या बनाए थे, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। स्तंभ की बात करते हैं हम। मौर्यकालीन वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण अशोक के एकास में एक ही शिला को तराशे कर बनाए गए स्तंभ। एक ही शिला से पत्थर रहता था और इसी को गढ़कर बनाया जाता था। और खूब ज़्यादा इसे क्या होता था, लंबा लंबा 40 से 50, 50 से 60, जिस तरह से होता था उतने उतने फीट के बनाए जाते थे। एकास में एक ही पत्थर का बनाया जाता था। चुनार से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस स्तंभों पर एक खास तरह की पालिश की गई है। क्या की गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, पालिश को ओप कहते हैं। क्या कहते हैं, ओप कहते हैं। पूछता है एग्जामिनर, परीक्षा में पूछता है कि जो पालिश है उसका क्या नाम था, ओप कहते हैं। इस पालिश की वजह से आज भी इन स्तंभों में धात्विक चमक विद्यमान, क्या है, विद्यमान। जो धात्विक चमक आज भी देखेंगे तो पिलर जो खड़ा हुआ है आज भी ऐसे ही चमकता है। स्तंभ आधार से मोटे तथा ऊपर की तरफ क्या हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। एक सेकेंड, क्रमशः पतले होते गए। इन स्तंभों में से प्रचार से संबंधित लेख या जनता के लिए अधिकांश धम्म बुद्ध के चार जो है, बुद्ध के नियमों के प्रचार और शासनादेश खुदवाए थे। अपने समय में क्या क्या कराना है, बुद्ध के जो नियम क्या थे, हाँ, और उसके बाद उसमें धर्म क्या था, उसको पालन कराने के लिए, और उस लेख को लिखवाए थे, उस उकेरे थे पत्थर पे ही, ठीक है। देखिए इस तरह से, देखिए अशोक स्तंभ के मुख्य भाग, ठीक। यष्टि, यष्टि के ऊपर स्थापित अधोमुखी अवांगमुख कमल, फलक चौकी, स्तंभ को मंडित क्या करने वाले पशुआकृत। अब इसको हम समझ लेते हैं इसके माध्यम से, तो क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए कौन क्या है। यहाँ से यहाँ तक, एक सेकेंड, यहाँ से जो यहाँ तक क्या बोला जाता है, यष्टि बोला जाता है। और ये जो है देखिए, जो उल्टा कमल है ये, इसको हमको अधोमुखी क्या है, आवागमुखी कमल, ठीक। और ये जो चौकी बना हुआ है जिसपे क्या कुछ जानवर हैं, चक्र भी है, इसको हम फलक चौकी कहते हैं। और उसके बाद ये 3-4 शेर हैं, ठीक है, इसको स्तंभ पर मंडित पशु का आकृति कहते हैं। इस तरह से अशोक का पिलर सारनाथ में बना हुआ है, ठीक है। कहाँ है, सारनाथ में है, एकात्म शैली की बनी हुई है। आगे देखते हैं नीचे की तरफ। यष्टि लाट आधार और अवांगमुखी कमल के मध्य को कहते हैं। यष्टि के क्या सिरे पर उल्टे कमल अवांगमुखी कमल की आकृति है, जिसकी तुलना कुछ विद्वान पार्सिपोलिस अखमनी सम्राट की राजधानी के घंटा क्या है, घंटा शीर्ष से करते हैं। किससे, घंटा शीर्ष से करते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। भारतीय विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल इसे क्या, अवांगमुखी कमल का। अवांगमुखी कमल के ऊपर अंड या चौकी है। इन चौकियों पर 4 पशु और चक्र कुछ इस अन्य आकृतियों अंकित हैं। उदाहरण के लिए सारनाथ बनारस के स्तंभ की चौकी पर 4 पशु आकृत क्या है, 4 अंकित पशु आकृत किए गए। कौन कौन है अभी देखते हैं हम आगे।
देखिए, गज है, सिंह है, अश्व है और बैल है। ये 4 जानवर क्या हुए, उस आकृति पर घेरे गए हैं। चौकी अभिषेक के शीर्ष पर विभिन्न प्रकार की वस्तु, एक वस्तु नहीं, विभिन्न प्रकार के पशु आकृति जैसे सिंह, बैल, हाथी, अश्व आदि का अंकन बड़ी क्या है, खड़ी अथवा बड़ी दोनों मुद्राओं में किया गया है। खड़ी तथा बड़ी दोनों मुद्रा में किया गया है। खड़ी भी है और बैठी, इस तरह से खड़े भी हैं जानवर और इस तरह से बैठे भी जानवर, दो प्रकार के जानवरों का अंकन हुआ। पूछता है कितने प्रकार के जानवरों का अंकन, 2 प्रकार, कौन है, खड़े और बैठे। ठीक, आगे तरफ देखते हैं हम लोग कौन क्या अंकित है। विभिन्न स्तंभों के शीर्ष पर अंकित पशुओं का आकृति, स्तंभ पूछा है और यह शीर्ष पर अंकित पशु कहाँ है। देखिए, रामपुरवा स्तंभ पश्चिमी चंपारण बिहार में कौन, वृषभ है, मतलब बैल है। सहिंसिका संहिता स्तंभपुर फर्रुखाबाद जिला उत्तर प्रदेश में गज हाथी है। लौरिया नंदन स्तंभ पश्चिम चंपारण बिहार में सिंह है। सांची स्तंभ रायसेन जिला के मध्य प्रदेश में चतुर सिंह है, 4 सिंह पीठ से पीठ सजाए बैठे हैं। सारनाथ स्तंभ वाराणसी स्तंभ, यहाँ पे क्या है, चतुर सिंह यहाँ पर भी है। वसाड़ में सिंह है, कौन है, सिंह है। वसाड़ स्तंभ में क्या है, सिंह है। ठीक, इस तरह से चीज़ों को समझ लीजिए कौन कहाँ है। फिर पूछता है कि कहाँ पर कौन सा जानवर बनाया गया है, किस जगह पे कौन सा पिलर है, उस पिलर पे कौन जानवर बैठा हुआ है, इसका अंकन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए हम प्रयास करेंगे अच्छे से आपको समझाने का। तो इस बुक के माध्यम से हम आपको ऐसे चीज़ों को समझा देंगे जो आपको कभी भूलने वाला नहीं है। देखिए, ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं, चीज़ों को अच्छे समझते चलिए। राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक, नेशनल एम्बलम, इसको देखते हैं। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ जो मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, वो 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। सारनाथ के स्तंभ शीर्ष फलक के 4 दिशाओं को निरूपित करने वाली 4 पशु आकृति हाथी पूर्व चौकड़ी, भरवा अश्व पश्चिमी क्या वृषभ जो है, बैल दक्षिणी सिंह उत्तर। स्तंभ के शीर्ष पर 4 राजसी सिंह आकृतियां हैं जो एक दूसरे से पीठ सटाए उकड़ू बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय चिन्ह के फलक के नीचे क्या है, मुंडक निष्पत्ति से लिया गया सूत्र सत्यमेव जयते व देवनागरी लिपि में अंकित है। ठीक है, पूछता है परीक्षा में सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और किस पे बनाया गया है, ये जो बनाया गया है उसमें अशोक के जो पिलर है उस पर भी किस लिपि में बनाई गई है, ये अंकित की गई है देवनागरी लिपि में। ठीक, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रीय चिन्ह हमारा इसी। तो आगे तरफ देखते हैं। अशोक के स्तंभों और हकमनी और अकमीनो मिनी ईरानी फारसी स्तंभों के मध्य तुलना करते हैं। सर जॉन मार्शल और परसी ब्राउन जैसे विद्वान मौर्यकालीन स्तंभों को अकमनी साम्राज्य के स्तंभों की नकल मानते हैं, किंतु यह उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि ईरानी और अशोक के स्तंभ में मूलभूत अंतर क्या है, निम्नलिखित है। इसको देख लेते हैं कैसा अंतर है इसमें, चीज़ों को अच्छे से देखिए। अशोक स्तंभ और अकमनी ईरानी फारसी स्तंभ में क्या अंतर है। अशोक के स्तंभ एकाश्म शैली पर आधारित अर्थात एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए हैं। ईरानी स्तंभों को कई खंड मंडलाकार टुकड़ों से जोड़कर बनाया गया। चीज़ों को समझिए इस तरह से, अशोक का एकदम एक पत्थर हो गया और ईरानी का कई पत्थर इस तरह से काट काट के ज्वाइन करके ऐसे बनाया गया है। दूसरी चीज़ पढ़ते हैं, अशोक के स्तंभ बिना चौकी या आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं, बिना चौकी एवं आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं, और ईरानी स्तंभों को चौकी पर टिकाया गया है। ठीक, इस तरह से इसको ऐसे बना दिया गया है और ईरानी को इस तरह से चौकी बना के तब इसे इस तरह से बनाया गया है। अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं और इसके विपरीत ईरानी स्तंभ विशाल भवनों में ही लगाए गए हैं। ठीक, तो भवनों तक ही सीमित है ईरानी वाला, और अशोक का एकदम अलग अलग पिलर पूरे मतलब कई जगह भारतों में भी, अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। अशोक के स्तंभ के शीर्ष पर जो पशु का आकृति अंकित है और ईरानी स्तंभों के शीर्ष पर क्या मानव अंकित है। अंतर देखते चले जाइए, इसमें मानव का जिक्र किया गया है और अशोक वाले पे पशु का जिक्र किया गया है। ठीक, तो ऐसे समझते हैं इसको। इधर देखते हैं फिर नेक्स्ट स्तंभ के बारे में। मौर्यकालीन महत्वपूर्ण स्तंभ देखते हैं कौन कौन है। दिल्ली मेरठ यह अभिलेख
पहले वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित था, किंतु बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे दिल्ली ले जाया गया और इसकी खोज 1750 में टिफिन थेलर क्या है टिफिन थेलर ने। तो ये तो कुछ टेक्निकल इशू हो गया जिसकी वजह से थोड़ा वीडियो का डिस्टर्ब हो गया है, कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हुए चलते हैं। तो हम चल लेते हैं, देखिए मौर्यकालीन जो था महत्वपूर्ण स्तंभ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि यह अभिलेख पहले वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित था, किंतु जब फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली में क्या ले गया गया। अब इसकी खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में ई टिफिन थेलर ने की थी। आगे देखते हैं इसके बारे में। फर्रुखसियर के समय में फर्रुख खाने में आग लग जाने के कारण यह गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे बाद में अंग्रेजों द्वारा पुनः स्थापित करवाया गया था। दिल्ली टोपरा, इसके बारे में देखते हैं दिल्ली टोपरा क्या चीज़ है। हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा नामक ग्राम में स्थित अशोककालीन स्तंभ फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। सर्वप्रथम जेम्स बिशप महोदय ने ही 1837 ईस्वी में दिल्ली टेम्परा स्तंभ को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। पूछता है सर्वप्रथम जो है अभिलेख को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है, तो 1837 ईस्वी में पढ़ने का श्रेय जाता है आपको प्रिंसेस महोदय को जाता है। यह स्तंभ फिरोज शाह की लाट के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिरोज शाह ने इसे क्या है मीनार ए जरीन स्तंभ स्वर्ण स्तंभ की संज्ञा दी। मीनार ए जरीन अर्थात स्वर्ण स्तंभ की संज्ञा दी। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए इस चीज़ों को अच्छे से समझते चलिएगा ताकि क्या हो, गलती ना हो और डिस्टर्ब ना हो कहीं। ठीक, चलिए आगे तरफ देखते हैं। इसमें आपको जो है कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा इसमें फालतू नहीं दिया, जो मेन चीज़ें हुई हैं इसमें इसका छाट कर दिया गया है। और इसमें जो है कोई भी चीज़ ऐसा पढ़िए जो क्या सटीक हो, उसकी कोई फालतू इसमें चीज़ें नहीं ऐड की गई है, जो सटीक हो, जो ज़रूरत चीज़ हो, किस तरह से लोग बनाते थे, क्या करते थे, किस शैली का प्रयोग करते थे, इसमें वही चीज़ें दी हुई हैं। ठीक, इस बुक में कौशाम्बी स्तंभ की बात करते हैं। क्या वर्तमान प्रयागराज जिले के इलाहाबाद में क्या है के किले में स्थित इस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है और इसे अशोक की रानी कारुकवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसमें कारुकवाकी के पुत्र तीवर का भी उल्लेख मिलता है। कारुबाकी अशोक के अभिलेख में वर्णित एक क्या है, उनकी एकमात्र पत्नी है। पत्नी याद कर लीजिए, कारुबाकी अशोक के पत्नी मानी जाती है। ठीक, में वर्णित किया गया है इस अभिलेख के माध्यम से। तो अच्छे से समझते चलिए, आपको मैं एक एक चीज़ समझा दूंगा, कौन क्या चीज़ होता है, कौन कैसे रहता है, कहाँ पर पाया जाता है, चीज़ों को अच्छे से समझिए एकदम। रुक्मिंदेही स्तंभ लेख अशोक के अभिलेखों में सबसे छोटा माना जाता है। यह अभिलेख नेपाल के तराई में स्थित है। आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है इसको। इस अभिलेख में उल्लेख है कि अशोक क्या राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद 21 वर्ष के यहाँ आया तथा अपनी लुम्बिनी ग्राम भोग कर क्या माफ कर दिया और भू राजस्व घटाकर क्या है एक सही मतलब 1/6 से करके क्या है 1/8 कर दिया घटाकर। पहले इतना लेता था, एक हिस्सा का 6 भाग ले लेता था, अब एक हिस्सा का मतलब एक हिस्सा जैसे 1/6 का मतलब 6 में से एक ले लेता था। ठीक, इस तरह से बात यहाँ पे की गई है। कोई जैसे कोई चीज़ नहीं होता है, अगर एक है उसका 6 पार्ट लग जाता है, इसका जो 8 पार्ट लग जाता है, ऐसे बात समझिए। अब स्तूप की बातें करते हैं हम, स्तूप कैसे चीज़ें थी। स्तूप क्या होता था, देखिए स्तूप वही होता था जो बुद्ध के जो जब उनका अवशेष जहाँ जहाँ रखा जाता था जिसमें, और उनका एक स्तूप बना दिया जाता था। ठीक, और उसमें उनके जो है चीज़ों को ऐसे कपड़े जूते या उनके अवशेष बाल नाखून इस चीज़ को स्तूप में अलग अलग स्तूपों में क्या है उसके हर्मिका में रखा हुआ है। तो देखते हैं आगे। स्तूप एक सॉरी स्तूप एक क्या है समाधिनुमा भवन है। समाधि ऐसे नहीं होता है जब मृत्यु किसी की हो जाती है समाधि दी जाती है, वही उसी को स्तूप कहते हैं। मौर्य काल में बहुत बड़ा बड़ा स्तूप बनाया जाता था जिसे बुद्ध के स्मृत अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था, जो उनके अवशेष बचे हुए थे उसको।
आगे चलकर स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़े व्यक्ति बुद्ध के शिष्यों के अवशेषों को भी सुरक्षित किया जाने लगा। अब इनके शिष्यों को भी इस तरह से, जो महान शिष्य हो गए इनके, उनके भी अवशेष रखे गए हैं। स्तूप निर्माण कला भारत में बौद्ध कला की देन नहीं, बल्कि यह बौद्ध काल से पूर्व चली आ रही है। महापरिनिर्वाण सूत्र में महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद से क्या कहते हैं, मेरी मृत्यु के उपरांत मेरे अवशेष पर उसी प्रकार का स्तूप बनाया जाए जिस प्रकार चक्रवर्ती राजाओं के अवशेष पर बनते थे। ठीक, वो कह गए थे चीजें को। स्तूप सब संस्कृत के स्तूप धातु से बनी है, जिसका अर्थ है एकत्र करना या ढेर लगाना। बुद्ध महापरिनिर्वाण के बाद मूल रूप से उसे उनकी क्या है, भस्मावशेषों के 8 दावेदार थे। ठीक, भस्मावशेष थे इनके 8 दावेदार थे। कौन कौन थे देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, अजातशत्रु मगध, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अलंकप्प में बूली और रामग्राम के कुलिये और बेट्ठीद्वीप के ब्राह्मण, पावा तथा कुशीनगर के मल और पिपलिवन के मौर्य, ये सब क्या थे, इनके भस्म को प्राप्त करने के लिए दावेदार थे। नोट, बुद्ध के शाक्य कुल होने के कारण केवल शाक्यों को बुद्ध के अवशेष का उत्तराधिकारी माना गया था। सही बात है, उनको जो उसको माना गया, जो इनके बुद्ध के उत्तराधिकारी इसको माना गया जो केवल शाक्य मुनि थे, क्योंकि शाक्य वाले थे ये। लेकिन विभिन्न दावेदारों के मध्य अवशेषों को प्राप्ति लेकर आज भी विवादित हैं। ठीक, विवाद के चल रहा है, चीजों को समझिए। देखिए आगे, बीच द्रोण नामक ब्राह्मण के बीच करते हुए बुद्ध अवशेष को 10 भागों में बांटा, जिनमें 8 शारीरिक अवशेष थे, एक चिता भस्म थी और एक कलश था जिसमें बुद्ध के अवशेष रखा गया था। कलश को अपने पास रखकर द्रोण ने सभी अवशेषों को वितरित कर दिया। कलश को लेकर कितना होशियार, कलश को अपने पास रख के बाकी सभी चीज़ों को अन्य लोगों में बांट दिया था, अवशेषों को। ठीक, आगे देखते हैं। ये देखिए, अच्छे समझिए, यही है आपका स्तूप। क्या है, यही आपका स्तूप है। इसका स्वरूप कैसे होता है देखिए, चीज़ों को समझिए। पहले तो यहाँ पर क्या होता था, इस तरह से गेट बना के, ठीक, और इसको जो क्या पद छिड़ापद कहते थे, जो क्या चारों तरफ गेट लगे होते थे इस तरह से। उसके बाद गेट लगने के बाद इसको इस तरह से सजाए जाते थे, इसमें क्या अलंकरण किए जाते थे, तोरण बनाए जाते थे। ठीक, इस तरह से सभी चारों तरफ। उसके बाद ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये पद प्रतिष्ठा पद, इसमें जो है लोग क्या परिक्रमा करते थे। क्या करते थे, परिक्रमा, बुद्ध की जो जो भी लोग करते थे परिक्रमा करते थे। उसके बाद ये जो लाइन दीवार चला था, इसके अंदर कोई नहीं जाता था। ठीक, उसके बाद अंडनुमा आकार की इसको बनाई जाती थी, और क्या इसको जो अभी बता रहे हैं क्या है, ऐसे बनाई जाती थी। उसके बाद ऊपर देखिए चरखुंडा में इसको बना दिया जाता, फिर सबसे ऊपर ही कलश मॉडल रखा जाता था। ठीक है, अब इसके बारे में समझिए कि किसका क्या नाम था। देखिए, इसको मेधी कहते थे। क्या कहते थे, मेधी, जो क्या मेधी था। ये तोरण द्वार थे। ठीक, क्या थे, तोरण द्वार थे। ये पद पद थे जिसपे लोग क्या थे, जाते जाते थे, मतलब उसको तरफ परिक्रमा करते थे। और यहाँ पे देखिए ये अंड भाग था, जो ये वाला हिस्सा है, क्या है, ये अंड है, जो अंडे के आधे अंडे के आकार में था। उसके बाद ये हर्मिका थी। ठीक, ये जो चरखुंड नुमा बना हुआ हर्मिका थी, और इसमें इसमें ये यष्ट थी यहाँ पे, और यहाँ पे छत्र था, सबसे ऊपर वाला छत्र था। वही यष्ट हर्मिका में ही उनके अवशेष को रखे जाते थे। ठीक, इस तरह चीज़ों को आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह दिमाग में बैठा लीजिए कि किसको अंड कहते हैं, किसको छत्र कहते हैं, किसको यष्ट कहते हैं। देखिए, किसको यष्ट कहते हैं और किसको किसको हर्मिका कहते हैं, किसको मेधी कहते हैं, किसको तोरण कहते हैं, किसको छत्र कहते हैं, किसको यष्ट कहते हैं, किसको अंड कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगा होगा। ठीक, ऐसे याद करते थे, अब देख कर याद करेंगे तो भूलेगा नहीं। ठीक, आगे तरफ देखते हैं। चित्र के माध्यम से क्या होता है, हमारी चीज़ें जो होती है दिमाग में बैठ जाता है, इसलिए चित्र का उपयोग किया जाता है। अब स्तूप की संरचना की बात करते हैं हम। स्तूप आरंभिक स्वरूप अर्ध गोलाकार में क्या मिलता है, कैसा मिलता है, अर्ध गोलाकार। इस तरह से पूरा पूरा गोला नहीं मिलता है, बल्कि क्या मिलता है, इस तरह ऐसे मिलता है, अर्ध गोलाकार। स्तूप का आंतरिक भाग कच्चा अधजली ईंटों से और बाहरी भाग पक्की ईंटों से बना हुआ है, और इसमें चबूतरे तथा मेधी के ऊपर उल्टे कटोरे की आकृति में एक
तो क्या धूहा बनाया जाता था, जिसे अंड कहते थे, जिसको धूहा कहते थे। लोग कहते हैं मिट्टी गिरा तो धुआं गज गया, उसी तरह से स्तूप अंड की चोटी अर्थात शीर्ष क्या चपटा होता है। यहाँ बुद्ध उनके किसी शिष्य के अवशेष रखे जाते थे, बुद्ध या उनके किसी शिष्य के अवशेष रखे जाते थे, जिसे हम हर्मिका कहते थे। यह स्तूप का सबसे पवित्र भाग होता था। हर्मिका के बीच एक यष्टि लगाई जाती थी, यष्टि के ऊपर 3 छत्र लगाए जाते थे। छत्र सबसे ऊपर होता है, जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ के प्रतीक है। बुद्ध, धम्म और संघ के प्रतीक है। आगे चलकर इन छात्रों की संख्या में वृद्धि होने लगी और स्तूप के चारों ओर बाड़ या दीवार घेर दिए जाते थे, जो वेदिका या रेलिंग कहलाते थे। स्तूप तथा वेदिका के मध्य परिक्रमा करने के लिए बचे खाली स्थान को क्या पद छिड़ापथ कहा जाता था। कालांतर में पद छिड़ापथ के साथ तोरण भी बना हुआ था। ठीक, तोरण वही गेट जो होता था, प्रवेश द्वार जिसको कहते हैं, जोड़ दिया जाने लगा। शुंग सातवाहन काल में तोड़ा द्वारों के जातकों, कथाओं के बुद्ध की पुनर्जन्म कहानी सजाया गया। जो तोड़ा बनाए जाते थे इस तरह से गेट का, जिस पे बुद्ध के जातक का हंस, हाथी, ठीक, और जो जो भी चीजें मतलब प्रतीक के रूप में मानी जाती थी, ठीक, उन्हीं में क्या है चित्र को उस तोड़ पे बनाया गया शुंग के शासन काल में। ठीक, आगे देखते हैं। स्तूप के विभिन्न भाग और उनका प्रतीकात्मक अर्थ है को समझते हैं। छत्र को देखिए, पहले हम चित्र के माध्यम से समझे, अब हम इसको क्या है उसको अर्थ के माध्यम से समझते हैं, प्रतीक के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो आपको कभी भूलने वाला नहीं है, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। छत्र क्या होता था? प्रतिष्ठा तथा बुद्ध की शिलाओं का प्रतीक होता था। बात समझिए। हर्मिका क्या होती थी? पवित्र स्थान। इसकी 13 या लड़ियाँ थी और मानसिक अवस्था का परिचायक था। ठीक, अंड क्या होता था? शांति का परिचायक होता था। क्या? शांति का परिचायक होता था। चबूतरा मेढी पृथ्वी का क्या परिचायक कहलाता है। वेदिका पवित्र घेरा कहलाता है। तोरण द्वार चारों दिशाओं को प्रतीक देता है। ठीक, और भी देखिए, इतना है, देखिए अच्छे समझिए आप पहली चीज़ों को। आप ऐसा बुक में कभी पाए नहीं होंगे कि इसके बारे में देखिए दिया हुआ, अच्छे से दिया हुआ कि तोरण द्वार क्या होता है, वेदिका क्या होता है, चबूतरा क्या होता है, अंड क्या होता है। हम ये सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि छत्र का मतलब क्या होता है, हर्मिका का मतलब क्या होता है, अंड का मतलब क्या होता है, ठीक, और इसका मेधि का मतलब क्या होता है, वेदिका का मतलब क्या होता है, तोरण का मतलब क्या होता है। तीन चीज़ों को आज हम बताएं आपको कि कौन सी चीज़ें क्या होती है। ठीक है, तो अच्छे समझते चलिएगा। ठीक, इसमें मेन तथ्य को रखा गया है। ठीक, स्तूप के प्रकार, अब सीधे आइए, स्तूप कितने प्रकार के होते थे? ये 4 प्रकार के स्तूप होते थे। शारीरिक, इसमें बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्य की अस्थियां तथा उनके शरीर के विभिन्न अंग जैसे दंत, नख मतलब, ठीक, नाखून, केश, हड्डियां आदि रखे जाते थे। और परिभौमिक, इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई विभिन्न वस्तुएं से भिक्षापात्र, चरण, पादुका, आसन को रखा जाता था। बात समझिए, किसमें क्या रखा जाता था, ये भी आप लोग हाल कहीं पाए नहीं होंगे, चीज़ों को समझिएगा धीरे से। ठीक, उद्देशिका में क्या मिलता? इनमें स्तूप आते हैं जो बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं तथा उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थानीय संबंध, जैसे बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर, ठीक, जहाँ जहाँ गए थे। चौथा है संकल्पित या पूजार्थक। ये छोटे आकार के होते थे और बुद्ध तीर्थ स्थल पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किए जाते थे। ठीक, तो इस तरह से 4 प्रकार के जो हमारे थे, शारीरिक, परिभौमिक, उद्देशिक और संकल्पित या पूजार्थक, ये 4 चीज़ें क्या प्रकार की होती थी? कौन सी? स्तूप के प्रकार, 4 प्रकार के स्तूप होते थे। ठीक, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य नोट में दिया, बुद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करा। सोचिए, अपने जीवन काल में साक्ष्य मिलता है 84,000 स्तूपों का। ठीक है, इतना लंबा लंबा स्तूप उन्होंने बनवाया था। सोचिए कितना बड़ा शासनकाल रहा होगा, कितना पैसा लगा हो उस समय में। मौर्य और मौर्योत्तर काल में निर्मित स्तूप। सांची का स्तूप को हम पढ़ते हैं, मौर्य के काल से संबंधित है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे, कहाँ है? बेतवा नदी के किनारे भी पूछता है। इसकी खोज 1818 ईस्वी में जनरल
टेलर, ये जरूर याद कर लीजिएगा, जनरल टेलर की पूछता है कब, कौन और किस सन में खोज किया था। तो 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने सांची स्तूप की खोज की। महोदय ने बताया कि सांची में कुल 3 स्तूप है, जिन्हें क्रमशः स्तूप 1 संख्या, स्तूप 2 और स्तूप 3 कहते हैं। 3 प्रकार के 3 मिले, तीनों का नाम दिया है, 1, 2 और 3। इनमें से स्तूप की संख्या 1 महास्तूप कहा जाता है, जो मौर्य काल से संबंधित है, जबकि स्तूप संख्या 2 और 3 मौर्योत्तर काल के संबंध, मौर्योत्तर मतलब मौर्य काल के बाद की बात कर रहा है, मौर्य के जब समय में जो चरम सीमा पर प्रतीक होती है। स्तूप संख्या 1 का निर्माण मौर्य शासक अशोक के समय में ईंटों से हुआ था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ऐसा माना गया है या माना जाता है कि इनमें बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे गए हैं स्तूप 1 में, कि ऐसा कहा जाता है अस्थि ही उनकी यहाँ पे पाई गई है, जो स्तूप संख्या 1 है। अब एक संख्या की विशेषताएं क्या है उसके बारे में देखते हैं। जो एक की विशेषता क्या है, शुंग शासन के काल में अशोक के समय ठीक प्रयोग की गई ईंटों को हटाकर पत्थर लगवाया गया तथा मौर्य काल की लकड़ी की वेदिका को हटाकर शुंग काल में पत्थर की वेदिका लगाई गई। इस स्तूप की वेदिका अलंकृत नहीं थी। इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए चारों दिशाओं में बुद्ध के जीवन से संबंधित अलंकृत तोरण लगवाए गए, जो दक्षिण द्वार पर स्थित अभिलेख में हमें यह पता चलता है। तोरण द्वार पर तोरण लगा दिया जाता था, उनके जन्म पूर्व जन्महीन का चित्र लगा दिया जाता था, ठीक पता चलता था। इस तोरण द्वार को राजा सातकर्णी ने दान में दे दिया। किसको? सातकर्णी ने दान में दे दिया था। ऐतिहासिक दृश्यों में तोरण द्वार पर एक अलंकृत दृश्य चित्रित किया गया है, जहां अजातशत्रु अथवा प्रेसेनजित को बुद्ध का दर्शन करते दिखाया गया है। ठीक है, तो आगे तरफ हम देखते हैं। तो अच्छे से चीज़ों को समझते चलिए, एक भी जो है आपको देखिए गलती जो नहीं होने देंगे हम प्रश्न को। बस अच्छे से चित्र के माध्यम से आप चीज़ों को समझते चलिए, कौन सी क्या चीज़ें हैं और कैसे बनाई गई है, इस चीज़ों को हम अच्छे से समझते चलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहा है चित्र सांची स्तूप, देखिए सांची का ही स्तूप है, मध्य प्रदेश रायसेन जिला में पड़ता है। इसका स्तूप का निर्माण काल देखिए, यही आपका तोड़ है, देखिए तोड़ स्तूप कहा जाता है। ठीक है, चारों दिशाओं में बनाई गई, इधर भी बनाई गई, इसके पीछे भी बनाई गई है। और ये क्या है, ये बाउंड्री जो है बनाए गए, अभी हम चित्र को आपको बताए हैं, जो वहाँ पे ऊपर एक एक चीज़ के बारे में हमको बताएं, कौन अंड है, कौन हर्मिका है, कौन क्या है, मतलब विशेष उसका रखा गया है, किसमें क्या चीज़ें हैं, कहाँ पद 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 है, सब बताए हैं। लेकिन ये रायसेन का जो है देखिए स्तूप को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कह रहा है सांची स्तूप सेकंड की बात कर रहा है। इसमें अशोक कालीन धर्म प्रचार के अवशेष को रखा गया है और स्तूप में कोई तोरण द्वार नहीं है। इसके स्तूप में कोई तोरण द्वार नहीं है। किसमें? सेकंड वाला जो स्तूप मिला है, इसमें कोई तोरण द्वार नहीं है। सांची का तीसरा स्तूप जो मिला हुआ है, इसमें बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और क्या है महामोदलायन के अवशेष को रखा गया है। ठीक, ग्लायन के इस स्तूप में केवल एक तोरण द्वार है। क्या है? केवल एक तोरण द्वार है, गेट है, तो समझिए ऐसे कि एक गेट है। बाकी जो आप जो पहला पाएंगे तो इधर भी गेट है, इधर भी गेट है, इधर भी गेट है और इधर भी, चारों तरफ गेट है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं स्तूप अमरावती का स्तूप। अभी सांची का स्तूप पढ़े हैं, अब अमरावती के स्तूप के बारे में जानते हैं। यह स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? गुंटूर जो है कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अमरावती का प्राचीन नाम धान्य कटक था। सर्वप्रथम कर्नल को क्या है कोलिन कोलिन एक मिनट देख लेते हैं अच्छे से। कॉलिन क्या है मैकजी ने सन 1797 ईस्वी में स्तूप का पता लगाया था। ठीक, दुर्भाग्यवश यह स्तूप अपने मूल क्या है स्थान से नष्ट हो चुकी थी है। इसके क्या है ध्वंसावशेषों से हमें यह स्तूप के विषय में पता चलता है कि इस स्तूप को निम्नलिखित विशेषता थी। इसके ध्वंस से मतलब जो बिखरी हुई चीज़ें, बची हुई जो चीज़ें, उसके द्वारा हम इसकी पता करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें पाए गए थे। इस स्तूप का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में क्या है पता चलता है, जिसमें सातवाहन और इक्ष्वाकु शासकों ने विशेष योगदान दिया था। इस स्तूप का निर्माण सातवाहनों और इक्ष्वाकु के क्या संरक्षण में किया गया था।
अमरावती स्तूप सांची और भरहुत स्तूपों में कई मामलों में अलग अलग है, संगमरमर से बना हुआ। ठीक, यहाँ पर वेदिका और तोरण द्वार के साथ अंड पर भी चित्र बने हुए हैं। अमरावती में स्तूप के सामने एक खड़ा स्तूप भी है, जिसे कि अशोक स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, चीजों को देखिए, अच्छे से समझिए, दिखा रहे हैं, आइए ऊपर देखिए, यही है आपका, जो केवल इस स्तूप की विशेषताएं हैं। इसकी वेदिकाओं द्वारा स्तंभ आदि पर हीनयान, महायान, जातक कथाओं, लोक और क्या आम जीवन से संबंधित शिल्प चित्र मिलते हैं। ठीक, हीनयान महायान आपको बताए थे। हीनयान प्रतीकों की पूजा करते थे और महायान क्या करते थे, उनकी मूर्ति की क्या है, उनकी मूर्ति की पूजा करते थे। ठीक, उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते थे, ये दोनों में अंतर था। आगे देखते हैं, अमरावती स्तूप देखिए, ये है, यही आपका अमरावती स्तूप है। किस तरह से इसको बनाया गया है, देखिए अमरावती स्तूप को ध्यान से देखिए, इस तरह से बनाया गया है। ये तरीका वही था, लेकिन इसका अंड देखिए कितना बड़ा अंड है। ठीक है, और ये तरफ क्या है, बनाई गई है तोरण ओरण, और यहाँ पे पद पद छिटापद है, ऊपर हर्मिका है, ऊपर छत्र है, इस तरह से बनाया गया है। ठीक, ये अमरावती स्तूप है जो नष्ट हो चुका है इस समय। अब हम पढ़ते हैं भरहुत स्तूप। कौन सा, भरहुत। सांची स्तूप पढ़े हम, अमरावती स्तूप पढ़े, अब हम पढ़ते हैं भरहुत स्तूप क्या है। भरत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इस स्तूप का खोज भारतीय पुरातत्व के जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1873 ईस्वी में की गई थी। कब, 1873 ईस्वी में की गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। यह स्तूप वर्तमान समय में पूरी तरह से विनष्ट हो गई है। ठीक, नष्ट हो गई है। इसके ध्वंसावशेष या अवशेष से भारत के विभिन्न संग्रहालय में रखे गए हैं। जो इसके अवशेष हैं, भरहुत स्तूप से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। अब उतनी समय पुरानी है तो ध्वंस तो होना ही है। तमाम बारिश, बाढ़, हेन तेन, ठीक, प्राकृतिक क्षरण, मौसम से भी क्या होते हैं, वो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। इस स्तूप का निर्माण संभवतः 150 ईसा पूर्व में शुंग शासकों के समय में हुआ था। इसमें पालीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस स्तूप में वेदिका अलंकरण एवं सांची में वेदिका अलंकृत नहीं थी, जिस पर हीनयान और जातक कथाएं, लोक आम जीवन से विषय के संबंधित चित्रशिल्पकारी की गई है। ठीक, यही है आपका, देखिए भरहुत का। इस तरह स्पष्ट अब बड़े रूप में देख लीजिए किस तरह से क्या बनाया जाता है, गेट किस तरह से बनाया जाता है। इसमें ये जो बनाए जाते तोरण द्वारा, इस पे अलंकृत किया जाता था, जानवर की जातक कथाओं संबंधित पे अलंकृत किया जाता है। यहाँ पर भी देखिए चिन्ह बनाया जाता, तो इस तरह से कलाकारी की जाती थी। ठीक, तो आगे तरफ देखते हैं, चित्रों के माध्यम से समझते ही चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए हैं आगे, सांची की भूमि सारनाथ, स्तूपों की जो भूमि थी सारनाथ, स्तूप की भूमि सारनाथ के बारे में देखते हैं हम। ठीक है, तो अच्छे समझते हुए चलिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित सारनाथ एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या, मृगदाव, हिरणों की अधिकता के कारण ऋषिपत्तम था। हिरणों के देवता सारंगनाथ के नाम से इसका वर्तमान नाम सारनाथ पड़ा, और सारनाथ ही महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और इस स्थान से 3 स्तूपों के निर्माण के प्रमुख रूप से प्राप्त होते हैं। देखिए कौन कौन से क्या चीजें हैं, देखिए धर्मराज का स्तूप के बारे में देखते हैं। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध के धातु जो अवशेष को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कराया गया था। उल्लेखन में मिलता है कि सम्राट अशोक ने कुल 8 मूल स्तूपों से 7 स्तूपों को खोलकर बुद्ध के धातु अवशेषों को एकत्रित कर हजारों स्तूप का निर्माण करवाया था। धर्मराज का उन्हीं में से एक है, और क्या उत्खनन से पता अवशेषों के आधार पर मूल रूप से धर्मराज का एक छोटा स्तूप था, जिसका आगे देखते हैं, जिसका व्यास 49 फीट था। परवर्ती काल में 6 विभिन्न चरणों में से इसे परिवर्धित किया गया तथा इसकी ऊंचाई में क्या वृद्धि की गई। उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि काशी नरेश चितवन सिंह के दीवान जगत सिंह द्वारा भवन निर्माण सामग्री दोहन करने के उद्देश्य से क्या 1794 ईस्वी में इसे विनष्ट कर दिया गया था, और वर्तमान में इस स्तूप में केवल ध्वंसावशेष ही विद्यमान है। और धर्मराज का स्तूप के चारों तरफ छोटे छोटे मनोती स्तूप और बौद्ध श्रृंखलाओं द्वारा बनाए गए हैं, और इस स्तूप का निर्माण मुख्य रूप से ईंटों की सहायता से किया गया है। ठीक, तो स्तूप कौन सा है, किससे बना है, कैसी चीजें हैं, इस चीजों को गौर समझते हुए चलिए। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं चौखंडी स्तूप। ठीक, सारनाथ का प्रवेश द्वार कहते हैं, सारनाथ में जो प्रवेश द्वार कहते हैं इसलिए कि इसे चौखंडी स्तूप माना जाता है। संभवतः क्या गुप्त काल में किया गया इसका निर्माण, और ऐसा माना जाता है कि स्तूप का निर्माण उस स्थान में चिन्हित करने के लिए बनाया गया था जहां महात्मा बुद्ध और उनके जीवन शिष्य बोधगया सारनाथ यात्रा के दौरान मिले थे। मुगल सम्राट अकबर के समय में उनके वित्त मंत्री राजा टोडरमल के पुत्र गोवर्धन हुमायूं द्वारा यात्रा के दौरान देखते हैं हुमायूं दौरान क्या है, हुमायूं की यात्रा चौसा की पराजय के बाद हुमायूं ने यहाँ शरण लिए थे। उसके बारे में बताता है कि हुमायूं की यात्रा चौसा की पराजय के बाद हुमायूं ने यहाँ शरण ली थी और स्मृति में इस स्तूप का विस्तार कर उसे क्या वर्तमान आकार दिया, मतलब वहाँ रहा और उसके याद में वहाँ पर भी कुछ उसके संशोधन किया, उसका वर्तमान रूप का निर्माण कराया। देखिए यही है आपका चित्र, क्या है, चौखंडी स्तूप। देखिए चौखंडी स्तूप का निर्माण किस तरह से, अंडाकार नहीं बल्कि इस तरह से, देखिए कैसे बनाया गया है, इस तरह से बनाया गया है। ठीक, तो इस चीज़ों को समझते हुए चलिए अच्छे से, और इस तरह से इसका निर्माण किया गया। ठीक, यहाँ से यहाँ है, फिर इस तरह से बनाया गया है, फिर सबसे ऊपर पिलर टाइप से बनाया गया है। ये कौन सा था, चौमुखी स्तूप था। ठीक, आगे देखते हैं धमेक स्तूप। सारनाथ स्थित इस स्तूप का निर्माण अशोक के समय में ईंटों से किंतु वर्तमान आकार में गुप्त समय के प्राप्त हुआ। गुप्तों ने इस स्तूप के चारों ओर नक्काशीदार पत्थर लगवाए और माना जाता है कि स्तूप 6 बड़ा क्या किया गया, 6 बार बड़ा किया गया था, मतलब एक बार बना फिर 6, मतलब 6 बार इसका निर्माण किया गया समझिए। और इसके बावजूद भी इसका ऊपरी जो हिस्सा जो है ये अधूरा ही रह गया। ठीक, क्या रह गया, अधूरा ही रह गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए धमेक स्तूप यही है, ये बना दिया गया लेकिन इसका ऊपर का हिस्सा भी अधूरा ही रह गया। देखिए सब चीज़ें अभी अवशेष हमें क्या मिलते हैं। ठीक, ये सब धमेक स्तूप के अवशेष हैं। ठीक, तो आगे तरफ देखते हैं, अच्छे से चीज़ों को समझते हैं क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रमुख स्तूप और उसका कालखंड, ठीक है, के बारे में देखते हैं। कालखंड है मौर्य काल में निर्मित स्तूप सांची। देखिए अब अच्छे से यहाँ आपको 1 लाइनर में क्लियर हो जाएगा कौन किसके काल में बना हुआ है। देखिए मौर्य काल में सांची का स्तूप, और तक्षशिला का धर्मराज का स्तूप, सारनाथ का धर्मराज का स्तूप, जो अधिकांश मौर्य काल के स्तूप भी नष्ट हो चुके हैं। जो मौर्य काल के अधिकांश क्या हो गए, समाप्त हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। दूसरा कह रहा है शुंग काल की बात कर रहा है। शुंग काल में भरहुत का स्तूप निर्माण, ध्यान समझिएगा, मौर्य काल में 3, अब इसमें देखिए 2, भरहुत का स्तूप का निर्माण शुंग काल में। सांची और बोधगया स्तूप के चारों तरफ पाषाण वेदिका रेलिंग का निर्माण कराया गया था शुंग काल में। ऐसे ही पूछता है कि सांची और बोधगया स्तूप के चारों तरफ पाषाण वेदिका का निर्माण किस काल में हुआ था, तो आपको देना है शुंग काल में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को अच्छे समझते चलिए। आगे देखते हैं, सातवाहन की बात कर रहा है। तीसरा सातवाहन, ठीक, अमरावती आंध्र प्रदेश, गुड़ीवाड़ा आंध्र प्रदेश, जगपैट आंध्र प्रदेश और भट्टीप्रोलु आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये जो है आपका जो है सातवाहन के काल में बनाया गया था, दक्षिण भारत का ये सब स्तूप है। आगे तरफ देखते हैं हम कुषाण काल का, ठीक, मौर्य कुषाण, ठीक, उसके बाद 4 सद्दाक पाकिस्तान में है, पुष्प ललावती पाकिस्तान में है, सुई बिहार पाकिस्तान में है, पेशावर पाकिस्तान में है, मल्लिक क्याल पाकिस्तान में है, और क्या नगरहार अफगानिस्तान में है, और कनिष्कपुर भारत में। एक ही भरतपुर में है, कनिष्कपुर भारत में एक ही है कुषाण काल का। ठीक, कुषाण काल में सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा पाकिस्तान में ही पाया जाता है। ठीक, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो ऐसा आपको एक जगह कंटेंट नहीं मिलेगा, जो चीज़ों को समझ पाएँ आप अच्छे से। गुप्त काल राजगिरी के निर्मित स्तूप, जिसे क्या जरासंध की बैठक भी कहते हैं। धमेक स्तूप सारनाथ एक गुप्त समय का था, और मीरपुर खाद स्तूप जो सिंध पाकिस्तान में है, ये भी क्या है, गुप्त काल का। चीज़ों को हम क्या करते हैं, अच्छे से समझते चलते हैं। ठीक, देखिए स्तूप को थोड़ा सा हम दिखा देते एक बार और। देखिए
इस स्तूप को ध्यान से याद कर लीजिए कि मौर्य काल में क्या क्या था, शुंग काल में क्या क्या था, सातवाहन काल में मौर्य काल में क्या क्या था, शुंग काल में क्या क्या था, सातवाहन काल में क्या क्या था, कुषाण काल में। एकदम याद करते हुए चलिए हमारे साथ। फिर उसके बाद पाँचवा है आपका गुप्त काल। तो इस तरह से आपका शब्द कहाँ कैसे बनाया गया है, किस देश में किस राज्य में स्थापित, इस चीज़ों को हम कंफर्म कर लिए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। ठीक है, अगर अच्छी लग रही है लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो आगे तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का वीडियो यहीं पर बंद करते हैं। ठीक, कल के वीडियो में हम लोग जो है गुहा विहार गुफा वास्तुकला को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।